साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी पद्मेश तेलंग आपसे वापस संबोधित हूँ। इस व्याख्यान में हम भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन ले रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने प्रस्तावना बताई, संविधान का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है वो बताया। आज हम इस संविधान में जो मूल बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो उसमें एक आता है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, एक तो मौलिक जो अधिकार हैं उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूल अधिकार जो हैं संविधान के वो मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। और ये देश के मौलिक कानून हैं, बेसिक्स, नागरिकों के लिए बेसिक कानून हैं जिनको संविधान में लिया गया है। और इसका जो प्रेरणा थी वो प्रेरणा थी संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान है, बिल ऑफ राइट्स। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार का कंसेप्ट लिया है। और कुछ कुछ फ्रांसीसी संविधान में भी, फ्रांस के संविधान में भी इस तरह का कंसेप्ट है। तो देखिए, भारतीय संविधान में ही मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? वो उद्देश्य था, एक तो ये थे कि कोई भी शासन तानाशाही पे नहीं जाए, जनता का शासन रहे, जनता के लिए है, जनता के द्वारा हो, जनता कभी भी किसी भी शासन को बदल सके, इसलिए सारी शक्ति, सारी पावर नागरिक को दी जाए और नागरिकों को उनके अधिकार बताए जाए, उसको संविधान का ही पार्ट बना दिया गया। तो निरंकुशता नहीं रहे, तानाशाही नहीं रहे देश में, इसके लिए मौलिक अधिकार लाए गए। और जिसको लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र की, एक आदर्श लोकतंत्र की संस्थापना हो सके, इसलिए मौलिक अधिकार आए। चलिए देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, भाग 3 है और अनुच्छेद उसमें 12 से 35, इसमें ये मौलिक अधिकार हैं। 12 में तो परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकारों की, और 13 में मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण या असंगत होने पर विधियां बताई गई हैं। लेकिन सेक्शन 14 से शुरू करें हम, और सेक्शन क्या, अनुच्छेद कहना चाहिए, पेरा, पेरा 14 से शुरू करें और पेरा 32 तक जाएं, तो इन अनुच्छेदों तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल मौलिक अधिकार जो हैं, एक समता का अधिकार है, नागरिकों को जो अधिकार मिला है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 6 अधिकार इन अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। देखिए, पहले एक मौलिक अधिकार और दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद 31 में था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके हटा दिया गया। तो समता का अधिकार जो है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसमें जो चूंकि शुरुआत अनुच्छेद 12 से हुई है, हमने कहा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है। राज्य की परिभाषा में क्या कहा उन्होंने कि राज्य में क्या क्या शामिल होंगे? भारत की सरकार और संसद शामिल होगी, प्रत्येक राज्य की सरकार और उसकी विधायिका शामिल होगी, और भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल होंगे। इसको स्टेट कहा गया, राज्य। और इस परिभाषा के बाद फिर जो एक अनुच्छेद और 13 दिया गया, उसमें मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि दी गई है ना।
मौलिक अधिकार जो दिए उनको थोड़ा सा उनको अल्पीकरण मतलब रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने की कुछ विधियां दी हैं और उन विधियों की ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए अब हम सीधा आते हैं अधिकारों पे आते हैं कि भारतीय संविधान में जो ये समता का अधिकार है, समता का अधिकार पे थोड़ी हम चर्चा करें। 14 से 18 अनुच्छेद है। इसमें देखिए क्या क्या समता का अधिकार है कि किसी भी प्रकार से नागरिकों के बीच में, सारे नागरिकों को, भले उसका कोई सा लिंग हो, कोई सी जाति हो, सबके संग राज्य जो है, स्टेट जो है, वो समान व्यवहार करेगा। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई अलग से उसके संग भेदभाव नहीं होगा। सभी को समान रूप से नागरिक अधिकार होगा। ये सेक्शन सॉरी अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। देखिए, कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी, और उसमें फिर कानून का संरक्षण, इस बात को, ये जो समक्षता समता वाला कंसेप्ट है, ये हमने ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया है। और विधि यानी कानून के सामने उस समानता का जो संरक्षण है, उसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो हालांकि समता के अधिकार में कुछ अपवाद भी दिए, एक्सेप्शन भी दिए हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं कि कोई राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, उनको उनके खिलाफ गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है ना। नागरिक तो वो भी हैं, लेकिन कुछ ही अपवाद हैं ऐसे राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह के लिए, उनकी भी चलो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 14 में ये विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 समता का अधिकार का ही अनुच्छेद है। उसमें कहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिक और नागरिक के बीच में राज्य, स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी समान होंगे। और इसमें कुछ अपवाद दिए हैं कि राज्य चाहे, स्टेट चाहे, तो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कहा गया कि SC ST के लोगों के लिए रिजर्वेशन देंगे हम, वहाँ समानता वाली बात नहीं होती है। महिलाओं के लिए आरक्षण वाली बात है, वहाँ समानता। तो ये अनुच्छेद 15 कहता है कि हम किसी आधार पे फर्क नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16 जो है, 16 में भी कहते हैं कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में नागरिकों को समान अधिकार है, कि ऐसा नहीं कि अमुक जाति के लोग रोजगार अमुक ही करेंगे, अमुक नहीं कर पाएंगे। तो ये भी समता का अधिकार हमने अनुच्छेद 14 में, 16 में दिया है। एक इसी क्रम में एक बात करेंगे, एक मंडल आयोग आया था 1979 में। मंडल आयोग ने क्या किया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, उनकी सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने और उनकी कैसे प्रगति हो, विकास करें, उनके लिए कुछ सिफारिश करने के लिए एक मंडल आयोग गठित किया गया था 1979 में। उसने एक अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, पहले SC और ST के दो के ही रिजर्वेशन होते थे। मंडल आयोग की सिफारिश ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। और उसको मिलाकर फिर SC ST और OBC को सबको मिलाकर 50% आरक्षण देश में अब हो गया है। तो यहां समता के अधिकार में थोड़ा सा SC ST और OBC के आरक्षण के कारण अपवाद जो ये है, एक्सेप्शन है, उसके कारण थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन ये संविधान का हक है। इसी तरह से अनुच्छेद 17 जो है, समता का अधिकार का ही अनुच्छेद है। उसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, किसी के प्रति ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, इस तरह का जो अस्पृश्यता है, इसको भी समाप्त करके कानून में इसको भी दंडनीय सिद्ध किया। और उसके लिए कानून बना अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बना। ये ईयर भी याद रखिए। इसी तरह से अनुच्छेद 18 है कि सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। राज्य अपनी तरफ से कोई अलग से उपाधि नहीं देगा। हाँ, सैनिक पुरस्कार दे, सैनिक उपाधि दे, और शैक्षणिक
कोई उपाधि दे, इस तरह की बातें हैं। इसमें भी वैसे कुछ अपवाद कर दिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय पुरस्कार दे सकती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये उपाधियों के दायरे में नहीं आएंगे, ये दे सकते हैं। तो चलिए, ये मोटे मोटे तौर पर हमने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समता के अधिकार की उसकी बात की। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि नागरिकों के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी गई, विशेष तौर पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लेख लिखिए, आप स्पीच दीजिए, आप अपने विचारों को प्रदर्शित कीजिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें आवागमन की स्वतंत्रता है कि पूरे देश में आप कहीं भी जाएं, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, घूम फिर सकते हैं आप। और पेशा, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग स्थापित करने की आपको स्वतंत्रता है, उसमें कोई राज्य का बंधन नहीं होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें कोई स्वतंत्रता सभी को है कि आप कोई भी शिक्षा लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये सारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आपकी गिरफ्तारी अगर कोई कानून करता है, पुलिस करती है, तो आपको एकाएक बिना कारण के गिरफ्तारी नहीं कर सकते, आपको जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार था। एक हम इसमें मौलिक अधिकार की और बात करें, वो मौलिक अधिकार है तीसरा, समता और स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है कि किसी भी प्रकार का राज्य और कानून आपके संग, नागरिक के संग शोषण नहीं करेगा। शोषण भले लेबर का हो कि आपको बंधुआ मजदूर बना दिया खेत पे, आपसे शोषण कर रहे हैं आपका, या मजदूर से निश्चित समय का जो टाइमिंग्स हैं नौकरी करने के या मजदूरी करने के, उससे परे जाके आपका शोषण कर रहे हैं। यौन शोषण है, स्त्रियों का शोषण है, बच्चों का शोषण है, ये सब शोषण से मुक्ति देने के लिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया अनुच्छेद 23-24 में। इसके आगे हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 अनुच्छेद में है। उसकी भावना ये है कि 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कोई सा भी धर्म माने, कोई सा भी पंथ माने, राज्य उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगा, निरपेक्ष पंथ होगा राज्य का। लेकिन आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि किसी भी धर्म को आप मानिए और उसके अनुसार आप आचरण कीजिए। उसके बाद एक मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। उसमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये है कि जैसे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को कोई सांस्कृतिक अधिकार, उनकी कोई विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है ना, ये ऐसे उसके लिए थोड़ा सा संरक्षण दिया है अल्पसंख्यकों को। अन्यथा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सभी नागरिकों को बराबर रूप से मिलेंगे। इसमें किसी भी वर्ग के नागरिक को ये अधिकार मिलेगा, उसमें अल्पसंख्यक भी आ जाते हैं और बहुसंख्यक भी आ जाते हैं। और एक फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार हमने बताया आपको हटा दिया गया था। लास्ट में एक छठा अधिकार रहता है अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब ये है कि अगर ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार का कहीं आपका हनन होता है, कोई उनसे आपको रोकता है, कोई व्यक्ति रोकता है या सरकार रोकती है, तो आपको संवैधानिक उपचार के संविधान के तहत आपको कोर्ट में जाके अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने का आपको ये इस बात का भी अधिकार है कि आप संवैधानिक उपचार ढूंढ लीजिए। तो ये जो मौलिक अधिकार थे हमने इनकी चर्चा की। मैंने जैसे इसमें एक मंडल आयोग की चर्चा की और इसी तरह से कुछ चीजें आ गई हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लें कि उन चर्चाओं में जैसे आया कि अनुच्छेद 20(3) था
कि आत्म दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण था, अर्थात अभियुक्त स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं हो सकता। अभियुक्त जो है वो अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देगा। ये नहीं कि आप जाके कह दो कि मैं ही गवाह हूं, मैंने ये अपराध किया है। इस तरह का अनुच्छेद 20(3) है। इस तरह के बहुत सारे प्रावधान डाले गए हैं इसमें। और इसी तरह से हम बात करें कि इसमें एक मेनका गांधी मामला 1978 हुआ था, उसमें विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसकी चर्चा की गई थी। को कहा गया था कि कानून तब वैध माना जाता है जब एक कानून सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो और कानून बनाने के दौरान जो प्रक्रिया उनका पालन किया गया हो और कानून न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत हो। मेनका गांधी का मामला 1978 का एक केस आया था, उसमें इस तरह की बात की थी। और देखिए अनुच्छेद 21 में, जो हम अनुच्छेद 21 की चर्चा कर रहे थे, अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें स्वतंत्रता का अधिकार में आपको आजीविका का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा उपचार कराने का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इस तरह से बहुत सारे अधिकारों की लिस्ट है, वो किया गया है। इसी क्रम में शिक्षा का जो अधिकार आया अनुच्छेद 21 क में सभी नागरिकों को, तो उसमें देखिए एक आया था निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम 2009 में आता है। आरटीई के शिक्षा का बच्चों को अधिकार है और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो उद्देश्य इसका ये था कि एक औपचारिक स्कूल जो भी है, सरकार की या प्राइवेट भी जो है, उसमें प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त और समान क्वालिटी वाली फुल टाइम प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिल सके। तो ये अधिनियम चूंकि बीच में आया था इसलिए हमने चर्चा की है। इसी तरह से अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। उसमें ये कहा है कि शोषण कैसे, कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाना, खदान या खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। और इसीलिए एक बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 आया बच्चों के लिए, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 आया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 आया, और बाल न्यायालय, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने कोई अपराध किया उनके लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था की गई। ये अनुच्छेद 24 की बात है। इसी तरह से हम बात करें कि जो अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 28 कवर होता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो अनुच्छेद 28 में ये कहा है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की आपको स्वतंत्रता है, और राज्य जो है भारत कंप्लीट, जिसमें भारत का क्षेत्र आता है, इसमें भारत की अपनी जो कोष है, निधि है, पैसा है, उससे पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। यानी सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज है जिसमें पूरा सरकार के खर्चे पे चल रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा हम नहीं देंगे। ये नहीं कि अमुक धर्म की ही शिक्षा दी जाए। इस मामले में हम धार्मिक शिक्षा के बारे में ये अनुच्छेद 28 दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। इसी तरह से बहुत सारे अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण आए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद में 29-30 में। और जो अनुच्छेद 32 की हमने बात की थी लास्ट में, जो मौलिक अधिकार का जो अधिकार है आपको, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। कि जब तक ये अधिकार नहीं होता आपको कि कोर्ट में आप जा सकते हो, आपके खिलाफ कोई भी आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हो गया। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार को। ये कुछ हमने अधिकारों की बात की। इसके बाद हम कुछ चीज़ों की और चर्चा कर दें।
इसमें जैसे ये लिखा है कि संविधान का जो भाग थर्ड है उसके बाहर के अधिकार भी हैं। इन्हें संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या गैर मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की हमने चर्चा कर दी, अब थोड़ा सा गैर मौलिक अधिकार की बात करें जो संविधान के भाग थर्ड में है। जैसे कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा या एकत्रित नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार के बिना, यानी अगर जैसे सेल्स टैक्स है, किसी व्यापारी को खाली सेल्स टैक्स कलेक्ट करके पब्लिक से गवर्नमेंट में जमा करने का ही अधिकार है, तो उससे परे जाकर वो इस अधिकार के बिना अपनी ओर से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा या टैक्स के नाम पे वसूल करके पैसा अपने पास नहीं रोकेगा। इस तरह का एक अधिकार दिया है कि कानून के अधिकार के बिना आप कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसे ही कुछ और भी हैं। तो इसलिए मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकारों का बड़ा महत्व है कि हम धर्मनिरपेक्ष संरचना बने राज्य की, कानून का शासन हो, मानव की भौतिक और नैतिक सुरक्षा हो, लोगों को गरिमा और सम्मान के साथ रहने की गारंटी हो। इन सब के लिए मौलिक अधिकार आए हुए हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी मैं चर्चा कर दूं कि मौलिक अधिकार फिर इतना व्यापक विषय हो गया कि बहुत सारे कोर्ट में केस जाने लगे कि सब मेरा मौलिक अधिकार वहाँ हनन हो रहा है। तो एक केस आया था ए के गोपालन मामला 1950 में, और इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमुक अमुक मामले में कि इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सीमित व्याख्या की कि भाई 21 का अर्थ ये नहीं है कि आपका मौलिक अधिकार का बहुत व्यापक आपको राइट मिल गया, उसकी अपनी लिमिटेशन है। एक केस आया था गोलकनाथ मामला 1967, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनुच्छेद 13 के तहत संसद पर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने पर प्रतिबंध है और ऐसे अधिकारों में संशोधन के लिए एक नई संविधान सभा की आवश्यकता होगी। मतलब उन्होंने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने पर प्रतिबंध किया गया है, आपको करना है तो एक अलग संविधान सभा बनाइए। और यह भी तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ही बताता है, लेकिन संसद को इसे संशोधित करने की शक्ति नहीं देता है। मतलब गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये किसी संविधान का संशोधन कर दें, ये आपको ताकत नहीं दी है। आपको खाली संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। अगर आपको संशोधन करना है तो आप नई संविधान सभा बनाइए, जैसा कि 1950 में संविधान लागू करने के टाइम पे बनाई गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बहुत बड़ी जो राज्य केंद्र सरकार की जो शक्ति है संशोधन करने की, उसको सीमित करने के लिए कंट्रोलिंग एक तरह से फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा मशहूर केस है ये गोलकनाथ मामला 1967। हालांकि बाद में बहुत सारे ऊंचे नीचे इसमें परिवर्तन हुए। एक मामला था केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं उसमें संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को किसी भी संशोधन द्वारा समाप्त नहीं करेंगे आप। तो गोलकनाथ के केस से हटके थोड़ा सा केशवानंद भारती केस में आया, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संशोधन की आपको पावर है सरकार को, लेकिन जो संविधान की जो मूल संरचना है, जिस कारण से वो प्रस्तावना में जिसे बात कही गई, उसको खत्म करने की आपको पावर नहीं है। और एक हमने जो मेनका गांधी मामला 1978 बताया कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा उचित प्रक्रिया की व्याख्या को डिफाइन किया, विस्तारित किया कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया जो शब्द दिया है संविधान में, वो उसको कैसे और व्याख्या दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसमें निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया पर जोर दिया गया, और उससे अनुच्छेद 21 का जो व्याख्या है वो थोड़ी स्पष्ट हुई मेनका गांधी मामले में। चलिए, ये सब मौलिक अधिकार था। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए हैं। देखिए फर्क है, मौलिक अधिकार तो नागरिक का राइट है, अगर उसका खंडन होता है, हनन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन स्टेट को, सरकार को
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ एक मॉरल जिसको कहना चाहिए, नैतिक रूप से कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें कि भाई सरकार ये भी करे, वो ये भी करे, वो सब आपके राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी नीतियां तय करने में नीति निर्देशक सिद्धांत का भी एक बहुत बड़ा महत्व है जो संविधान में दिया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक के प्रावधानों में है। इसमें एक कुछ अच्छे सम्मानित दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शन हैं, उनका एक ग्रुप है, समूह है, और जो राज्य को यानी स्टेट को निश्चित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की ओर निर्देश करता है। मतलब राज्य अपने जनता के लिए निश्चित सामाजिक आर्थिक लक्ष्य मेंटेन करे, उसके लिए निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो कंसेप्ट लिया वो आयरलैंड से लिया गया, जिसने इन्हें स्पेनिश जो संविधान था उसमें अपनाया गया था, वहां से ये कंसेप्ट आया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता क्या है कि ये सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए राज्य को निर्देश देते हैं। ये पॉजिटिव नेचर के हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं और राज्य की शक्ति और कार्यों में वृद्धि ही करते हैं। और नैतिक मूल्य हैं इसमें, एथिक्स वाली बात है कि भाई हम ये और करेंगे, और प्रकृति में जो गैर न्यायोचित है, जो न्यायोचित नहीं हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य को थोड़े से निर्देश दिए। तो बड़ी अच्छी इसकी उपयोगिता है। और इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें उन सिद्धांतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है समाजवादी सिद्धांत, उसमें समाजवाद किस तरह से हो सकता है देश में, इसके लिए सरकार को एक गाइडलाइंस है। एक है गांधीवादी सिद्धांत, गांधी ने सत्य अहिंसा और उनकी जो बात की थी उस सिद्धांत को महत्व दिया है। और एक उदार बौद्धिक सिद्धांत, थोड़ा सा लिबरल, बड़े दिल के बौद्धिक एकेडमिक सिद्धांत दिए गए। ये नीति निर्देशक सिद्धांत के 3 बड़े बड़े भाग हैं। उसमें अलग अलग अनुच्छेद हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के समझिए कि नीति के निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसको भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। और इसमें जैसे उदाहरण में दूं कि अनुच्छेद 39 जो है उसमें राज्य क्या करेगा, स्टेट सरकार, इसके द्वारा कुछ नीति तत्व क्या है कि भाई सभी नागरिकों को हम पर्याप्त आजीविका देंगे, संसाधन जितने हैं रिसोर्सेज उनका सभी नागरिकों में समान वितरण करेंगे, धन के संकेंद्रण को, कुछ लोगों के हाथ में धन इकट्ठा हो जाए पूरे देश का, उसको रोकेंगे, समान काम के लिए समान वेतन देंगे, श्रमिक और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा देगा राज्य, और बाल विकास और संरक्षण करेगा राज्य। ये राज्य को एक तरह से कुछ निर्देशक तत्व है। इसी तरह से कुछ और चर्चा करूं मैं कि एक अनुच्छेद 45 में एक नीति निर्देशक सिद्धांत है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है उसमें अच्छी उनकी देखभाल हो जाए और उसको अच्छा शिक्षा मिल जाए, इसका प्रावधान दिया है कि भाई राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को आप बढ़ावा देंगे, राज्य सरकारें, राज्य स्टेट सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी बात है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी के लिए अनुच्छेद 43 है। ऐसे कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 4 जो है, ये जो हमने नीति के निर्देशक सिद्धांत किए, इससे बाहर हट के भी कुछ निर्देशक सिद्धांत हैं, भाग 4 से भी हटके हैं। उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात है, उसमें सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों की बात है ना। ये भी कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। हालांकि वो नीति निर्देशक सिद्धांत 36 और 51 के बीच में नहीं होके कुछ अलग से और दे दिए हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि अक्सर नागरिक तो ये मान के चलता है कि मेरा मौलिक अधिकार ये है, और नीति निर्देशक तत्व में जो राज्य को कुछ बात बताइए तो उनमें टकराव हो जाता है, कई देर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में संघर्ष हो जाता है। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्य के लिए
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, निर्देशात्मक प्रिंसिपल है, नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ टकराव जो हुए हैं उसमें कुछ बड़े अच्छे केस हुए थे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला हमने बताया था 1967 का, कि न्यायालय ने कह दिया कि भाई मौलिक अधिकार को किसी प्रकार से कमजोर या सीमित नहीं किया जाता है, अर्थात उनमें संशोधन नहीं किया जाता है ना। जबकि राज्य सरकार का मानना था, राज्य का मानना था कि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं आवश्यक होगा तो। लेकिन लोकनाथ गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आप नहीं किया इससे, तो ये न्यायालय का निर्णय था। चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास का राज्य मामला है। केशवानंद भारती का मामला है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था 1973 का। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही ये सब बातें पैदा हुई थी। चलिए, बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। और अब हम आते हैं इसके अलावा एक मौलिक कर्तव्य, जैसे फंडामेंटल राइट्स थे ना, मौलिक अधिकार, ऐसे नागरिकों के फिर ड्यूटीज भी तो हैं। अधिकार की क्यों बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की बात आई तो मौलिक कर्तव्य का ये था कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नैतिक दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं, जो प्रत्येक नागरिक को कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों का, वैल्यूज का पालन करने और राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट कहां से आया, सोवियत संघ का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नागरिकों की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, वहां से हमने ये कंसेप्ट लिया। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान जो बना था उसमें भाग नहीं थे। अम्बेडकर साहब ने जो बनाई थी 1950 में, उसमें भाग नहीं थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में पारित किया गया, उस अधिनियम में मौलिक कर्तव्य का सेक्शन भी संविधान में जोड़ा गया 42वें संशोधन से। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे 6 मौलिक अधिकार थे फंडामेंटल राइट, ऐसे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसमें इसकी जो सिफारिश की गई थी मौलिक कर्तव्य की, वो एक स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसने इस बात को प्रपोज किया था कि सब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। तो ये स्वर्ण सिंह समिति 1967 की कुछ बात कर लें। इसका उद्देश्य था कि संविधान की समीक्षा करें और भारतीय लोकतंत्र को थोड़ा सशक्त बनाएं, और जो नई चुनौतियां हैं उनके सामना करने के लिए संशोधन को कुछ नई सिफारिशें दें। तब उन्होंने कहा कि लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के लिए बहुत जिद करने लगे, बहुत विवाद होने लगे कोर्ट में, तो अब नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्य भी बताए जाएं। स्वर्ण सिंह समिति ने इस चीज के लिए, इसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे, तब उनके कारण ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य की विशेषता ये है कि कुछ तो नैतिक कर्तव्य है, कि नैतिक कर्तव्य में स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्श को हम संजोएं। कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। नागरिक कर्तव्य क्या है कि जैसे संविधान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, उसका हम सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार, तो हम राष्ट्रगान बज रहा है फिर भी नहीं खड़े हैं, अपमान कर रहे हैं ध्वजा का, उसका। तो ये राष्ट्रीय कर्तव्य में इस तरह की चीजों को जोड़ा गया। और इसके लिए संवैधानिक प्रावधान ये हुआ कि संविधान का जो भाग 4 था, उस 4 में 4 क बनाया गया एक नया, और एक अनुच्छेद 51 क बनाया गया, और उसमें इसको 42वां संविधान संशोधन जो था 1976, उसमें इसको शामिल किया गया। तो और भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं उसमें, कि देश की हम नागरिकों के लिए कहा है कि देश की हम रक्षा करेंगे, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की हम सेवा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन की और सुधार की भावना का विकास करेंगे। सरकार की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, हिंसा से हम दूर रहेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, और सभी लोगों में
सभी नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व भाईचारे की भावना का निर्माण करेंगे। ये सारे मौलिक कर्तव्य कुछ शामिल किए गए। अब इसके साथ ही हम यहाँ संविधान की मूल मूल बातों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए संविधान की इन मूल बातों के संग हम संविधान वाला जो पोर्शन है उसका हम समापन करते हैं। हालांकि इसी से जुड़ा हुआ जो संविधान के साथ जुड़ा हुआ भारत की राजनीतिक और शासन व्यवस्था है और उसके प्रावधान भी संविधान से ही आते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अलग भाग दे रहा हूँ, अलग लेक्चर्स दे रहा हूँ उनको। मूल संविधान की बातें हमने यहाँ तक कर ली हैं। अब हम अगले व्याख्यानों में संविधान से जुड़े हुए राजनीतिक और शासन व्यवस्था जो है देश की, उसकी चर्चा करेंगे। बने रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।